सीएम धामी ने आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों के राज्य देश का नाम किया रोशन। सीएम धामी राज्य वन्यजीव बोर्ड ने महत्वपूर्ण योजना जिम कॉर्बेट ट्रेल की स्थापना को दी मंजूरी। पर्यटन विभाग की चयनित एजेंसी कार्य योजना को देगी अंतिम रूप। उत्तराखंड कांग्रेस पदयात्रा के संबंध में आयोजित बैठक जारी। बेरोजगारी, अग्नि योजना समेत अन्य मुद्दों पर 2 महीने निकालेगी पदयात्रा। भारतीय किसान संघ ने लक्सर तहसील पर पैदल मार्च निकाल करके प्रदर्शन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बता दें कि कहा कि लक्सर खानपुर बाढ़ प्रभावित किसानों को नहीं मिला मुआवजा। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की देहरादून से शुरुआत। महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में टीकाकरण 5 के प्रथम चरण का हुआ शुभारंभ। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तो बागेश्वर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी, 8 को मतगणना की जाएगी। तो आपको बता दें कि 10 से 17 अगस्त तक नामांकन, 21 को नाम वापसी लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई थी बागेश्वर सीट। तो आपको बता दें कि देहरादून में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी और 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को मतगणना होगी। 10 से 17 अगस्त तक नामांकन होगा, 21 को नाम वापसी की जाएगी। तो बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई थी सीट। तो अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी, 8 को मतगणना की जाएगी। तो 10 से 17 अगस्त तक नामांकन होगा, 21 को नाम वापसी होगी। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई थी बागेश्वर की सीट। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी और 8 तारीख को मतगणना की जाएगी। अगली खबर आपको बता दें लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस अभिरक्षा से चोरी के आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जहां पर पुलिस अभिरक्षा से चोरी आरोपी फरार हो गया। तो लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस आरोपी अभिरक्षा से फरार। देर रात आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। वहीं मेडिकल के बाद न्यायालय में पेशी थी। तो आरोपी रंजीत सोसाइटी रोड से हुआ था गिरफ्तार। लक्सर से खबर, जहां पर पुलिस अभिरक्षा से चोरी का आरोपी फरार हो गया। बता दें कि देर रात आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। मेडिकल के बाद न्यायालय में पेशी थी। आरोपी रंजीत सोसाइटी रोड से फरार हुआ था। तो पुलिस अभिरक्षा से चोरी का आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि देर रात आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। मेडिकल के बाद न्यायालय में पेशी थी। आरोपी रंजीत सोसाइटी रोड से गिरफ्तार हुआ था। तो लक्सर से खबर, जहां पर पुलिस अभिरक्षा से चोरी का आरोपी फरार हो गया। लक्सर से अहम जानकारी, जहां पर देर रात आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। तो बता दें कि आरोपी रंजीत सोसाइटी रोड से गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। तो अहम जानकारी बता दें आपको लक्सर से, जहां पर पुलिस अभिरक्षा से चोरी का आरोपी फरार हो गया। देर रात आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। खबर लक्सर से, जहां पर भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने
गन्ना समिति लक्सा से तहसील परिसर तक पैदल मार्च निकाल करके प्रशासन के खिलाफ विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लक्सर और कानपुर क्षेत्र में बाढ़ से किसानों की हुई फसलें बर्बाद के मुआवजे को लेकर के तहसील प्रशासन पर सर्वे सही न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने नारेबाजी करते हुए तहसील में प्रदर्शन किया और तहसीलदार को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री सुखराम पाल राणा, कोषाध्यक्ष कुशल पाल ने कहा कि बाढ़ से किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका सही तरीके से लेखपाल आकलन नहीं कर रहे हैं। सही आकलन हो और किसानों की उचित मुआवजा देने के साथ ही किसानों का बिजली का बिल, केसीसी कार्ड माफ किए जाने की मांग की। हमारी मांग है कि 15 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि किसानों की नेट फसल का सर्वे कराया जाए, लेकिन लेखपालों ने किसानों के साथ हरामखोरी की है। जहां 100% नुकसान हुआ 40% लिखा है और ये कहा अगर तुमने 100% लिखवाया तुम्हारी गन्ने की पर्ची आने की नहीं, गन्ने की पर्ची का हम क्या करेंगे, हमारा गन्ने ना बचने का। तो किसान संघ की पहली मांग है कि जो भ्रष्ट लेखपाल है, किसान विरोधी, उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरी टीम से सर्वे किया जाए दोबारा। उच्च अधिकारी उपस्थित रहे, हमें जाना नहीं चाहिए, जितना हमारा नुकसान ऊपर ने किया है उतना लिख दो। जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य ये मतलब आपदा पर वो किया, इसमें इन्होंने बहुत कम अनुदान हमको तो 22,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि लागत हमारी 90 से 1.25 लाख तक बैठती है। इसमें तो जो है जैसा उठ के मुंह में जीरा, कम से कम हमारी ऐसा भी तो हो जो हम आजीविका हम चला सके, हमारी आजीविका इस पर चल नहीं सकती कभी भी। तो सरकार ने ये बहुत कम मतलब ये घोषित किया है और मुआवजा राशि हमारी बढ़ाई जाए। नंबर 2, ये जो भ्रष्ट लेखपाल है, जो प्रभावशाली आदमी होते हैं उसका रोल लिख लेते हैं, जो बेचारा सीधा साधा किसान होता है, मतलब 70% क्या मतलब 40,000 किसान है और उन 40,000 किसानों का ये कुछ भी करते 5-7 को दिए और वो खेती करता हूँ। एक तो मुआवजे की राशि है जो कि गन्ने की इस समय 22,500 है, तो इन्होंने डिमांड की कि 90,000 से ज्यादा खर्चा हमारा था, उसको बढ़ाया जाएगा। तो हम भेजेंगे इसको, है ना, भोपाल भेजेंगे। दूसरा, ये निजी नलकूप पर विद्युत, घरेलू विद्युत की दरें ज़्यादा है, इनका कहना है इसको कम करें। तो खैर हमारा इस तरह का मामला नहीं, शासन का मामला है, इसको भेजेंगे, है ना। दूसरा इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसमें इनका कहना है कि जो पटवारी हैं वो सर्वे सही से नहीं कर रहे हैं। तो आपके पहले बताया है कि हमने एक सुपर टीम बनाई है जिसमें नायब तहसीलदार है, हमारे कानूनगो हैं और एक एडीओ पंचायत है। ये हमारी 3 लोगों की टीम है। जो इस तरह की शिकायतें आएंगी उसके बाद हम वो टीम वहाँ उसका सर्वेक्षण करेंगे। उन्हें अगर लगता है कि सर्वेक्षण गलत हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे। पौड़ी जिले के चौबट्टा-खाल विधानसभा के उप जिलाधिकारी चौबट्टा-खाल संदीप कुमार ने राजस्व पुलिस की टीम के साथ बड़ेत मल्ला गांव में अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक दुकानदार को 336 पौवे तथा 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी चौबट्टा-खाल संदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा अवैध शराब बिक्री की सूचना पर बड़ेत मल्ला गाँव के छापेमारी की गई। बता दें कि जिसमें एक दुकान पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का धंधा करता हुआ हरविंद्र सिंह पुत्र शंकर सिंह को 3 पेटी मैकडॉवेल जिसमें 36 बोतल तथा 7 मैकडॉवेल पेटी सोलमेट जिसमें 336 पौवे के साथ ही 1 पेटी सोलमेट ब्लैक स्पेशल की जिसमें 12 बोतल थी के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बरामद माल की कीमत करीब 76,560 रुपये के लगभग है। बता दें कि शराब को कब्जे में लेते हुए राजस्व पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त पर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिसमें मैंने पटवारी के साथ में तथा एमटी के साथ में एक संयुक्त निरीक्षण किया। ये तहसील चौबट्टा-खाल का एक बड़ेत गांव पड़ता है। बड़ेत गांव में हमने निरीक्षण किया तो वहां पर हमें 48 बोतल अंग्रेजी शराब, 336 जो क्वार्टर हैं अंग्रेजी शराब के बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो अग्रिम कार्रवाई है वो पटवारी पट्टी के द्वारा संपन्न की जा रही है। नहीं, ये उत्तराखंड का ही माल है और इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो लगभग 76,560 के करीब है। बिल्कुल, अगर हमें इंटेलिजेंस मिलती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे तथा क्षेत्र में जो भी है अमन शांति जिससे कि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में रुड़की के सत्ताधारी विधायक प्रदीप बत्रा पर सिविल लाइन निवासी पंजाबी परिवार ने उनकी संपत्ति जबरन कब्जाने का आरोप लगाते हुए जान का खतरा बताया है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि 2 दिन पहले अचानक कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और शोर शराबा करते हुए उनकी बंद पड़ी संपत्ति का ताला तोड़ने लगे, जिसको लेकर के उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें जान माल का खतरा है, जिसको लेकर के उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में पत्रकार वार्ता में पहुंची जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक एक जनप्रतिनिधि होते हुए गलत तरीके से गलत कर रहे हैं और वो पीड़ित परिवार के साथ और उन्हें न्याय दिला करके रहेंगे। सारा पत्र वार्ता करी गई, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रदीप बत्रा से दुखी होकर आज पत्र वार्ता करी है। हमारे घरों को जबरदस्ती कब्जा कर रहा है ये बंदा, खुद ना आके अलग अलग लोगों को, गुंडा तत्व को यहाँ भेजता है। पूरे शहर में 25 उसके कारनामे हैं, सारे शहर को पता है कि ये क्या दबाव बनाता है। हम लोगों की पिछले 1 साल से लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज हम लोगों को मजबूर होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। तो यहाँ पंजाबी महासभा के कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था कि भाई पंजाबी समाज के लोग हैं, उन लोगों के साथ प्रदीप बत्रा गलत कर रहा है। और उसके बाद में कुछ दुकानदारों का प्रॉब्लम था। जो दुकानदार 5 लाख की पैसे दिए हैं 2012 में दुकानदारों ने, और रसीद है उनके पास 75,000 की, और 2012 से अब तक उनको दुकान नहीं मिली, और जो दुकानें मिली वो सील पड़ी हैं। तो वो लोग अब 70+ हो चुके हैं। तो मैं उन दुकानदारों के समर्थन में भी आई हूँ और इस पीड़ित परिवार के समर्थन में भी है, जो पंजाबी महासभा के लोगों द्वारा मुझे बुलाया गया। वहीं उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कांडी गांव में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की वास्तविकता स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट पेश करने की कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 सितंबर की तिथि तय की है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के कांडी गांव निवासी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने हरण हेतु 2022 में पट्टा लीज पर दिया था। शुरू में पट्टाधारक में मजदूर लगा करके खनन कार्य किया, बाद में खनन सामग्री को ले जाने वाले के लिए उसने बिना अनुमति के वहां पर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि अवैध रूप से बन रही सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज के लेकर थी। तो लगभग उसमें सरकार द्वारा तो सारे निर्णय ले लिए गए हैं, सरकार द्वारा कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन जो पार्टी थी जिन पर एलिगेशन था कि उनके द्वारा ये इलीगल कटिंग की गई है, इलीगल रोड और ट्री की, उन्होंने कहा कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने किसी तरीके से कोई रोड नहीं काटी है और वहाँ पहले से एक रोड एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं थी नई रोड काटने की। तो उसी संबंध में कोर्ट को सही फैक्ट जानने के लिए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए हैं। अगली खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, जहां पर नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब तक करीब 280 लोग पंजीकरण भी करवाए जा चुके हैं। बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज खांडपाल ने बताया कि यदि आपका पालतू 3 महीने से ऊपर का है तो आपको पंजीकरण कराना होगा, जिसका चार्ज 200 रुपये है और निगम आपको इसके लिए टोकन भी देगा। नगर निगम अंतर्गत हमारी जो है नियमावली श्वान पशुओं के लिए बन चुकी है, और जिसके अंतर्गत जो भी पशु जो 3 माह से ऊपर का हो गया उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में कराना अनिवार्य है। हाँ, इसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि जैसे कोई भी जानवर है, जैसे हम जहाँ तक कुत्तों की बात करते हैं, तो कुत्तों का हम रजिस्ट्रेशन जो पहली बार करवाता है तो उसका जो चार्ज है वो 200 रुपया है, और प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जिसके एवज में हम एक टोकन नंबर देते हैं जो कि मतलब जानवर के गले में बांधना आवश्यक होगा। अगली खबर डोईवाला क्षेत्र से, जहां पर
नए शहर बनाने की सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए आंदोलित किसानों ने कहा कि सरकार हमारे आंदोलन की अनदेखी कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि किसानों को विश्वास में लेकर के केंद्र सरकार को भी अपना रुख साफ करके लिखित में बयान जारी करना चाहिए ताकि किसानों के रोष को खत्म किया जा सके। प्रेस वार्ता में किसान नेता गुरदीप सिंह और गजेंद्र रावत ने कहा कि आज सरकार किसानों की जमीन को लेकर के कंक्रीट के जंगल बनाने पर तुली हुई है, जबकि अगर किसानों के खेतों में फसल नहीं उगेगी तो फिर लोग खाएंगे क्या। हमारी संस्कृति यही है, सब कुछ यही है। हमें आंदोलन को तेज से तेज करना पड़ेगा। बेवकूफ बनते बनते सच्ची बेवकूफ बन गए, जो हकीकत है। कल तक क्या कहा जा रहा था, रात तक क्या कहा जा रहा, उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बीच में आए, उन्होंने आके सारे पे पानी फेर दिया। वो कह रहे धामी जी के भी हाथ में कुछ नहीं है, अब तो इनके धामी जी के भी आका जो ऊपर दिल्ली में बैठे हैं वही कुछ करेंगे इसमें। तो बताओ हम लोग क्या करें? आप पत्रकार ही बताओ कि आप एक हमारा चौथा स्तंभ हो, आप ही बताओ हम लोग करें क्या। गंभीर बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि एक और सरकार कह रही है कि कोई प्रस्ताव नहीं है, दूसरी ओर जो हमें जानकारी मिली है उन्हीं विभाग के माध्यम से कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों के साथ मिलकर ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उस प्रस्ताव में लिखा है कि ये जो राजधानी का टाउन सैटेलाइट टाउन बनेगा, तो राजधानी का सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए डोईवाला का चयन किया गया, इसके तमाम कागजात वहाँ भेजे गए और भारत सरकार ने बहुत सारी क्वेरीज इनको भेजी कि आपके इन सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने डोईवाला टाउनशिप को लेकर जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह भी कहा है कि इसके नज़दीक जो है हवाई अड्डा है, इसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, आसपास तमाम एम्स है, देहरादून का मेडिकल कॉलेज है और हरिद्वार से लेकर चारों तरफ जितनी भी बेहतरीन चीज़ें थी वो इसके लिए बताई गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 15 अगस्त को धारचूला में कानड़ी तक हीटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और उनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित किया जाना है। बिशन सिंह चौफाल ने बताया कि 65 किलोमीटर की यात्रा 35 ग्राम पंचायत से होकर के जाएगी, जिस पर रिटायर्ड मेजर जनरल और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान देश की सुरक्षा को लेकर के तैनात जवानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए शहीदों को भी सम्मानित किया जाएगा और यात्रा का समापन झूलाघाट के कानड़ी ग्राम पंचायत में होगा। विधायक बिशन सिंह चौफाल ने सभी बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले लोगों से इस 15 अगस्त पर अपने गांव पहुंच करके स्कूलों व सैनिकों के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। पर्व पर एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, हीटो बॉर्डर। इस कार्यक्रम के तहत धारचूला से झूलाघाट है और झूलाघाट से आगे कानेड़ी है, वहाँ पर शहीद परिवार है। तो शहीद परिवार भवानी चंद जी का कानेड़ी ग्राम पंचायत वहाँ तक जाएगी। 65 किलोमीटर की दूरी है, 35 ग्राम पंचायतें हैं और इस ग्राम पंचायतों में हमारे साथ जो रहेंगे आर्मी के जितने भी अधिकारी, रिटायर अधिकारी, वो रिटायर अधिकारी वो में कर्नल है, जनरल है, अन्य जो सैनिक हैं वो सब लोग ऊपर और प्रशासनिक स्तर के भी अधिकारी रहेंगे और पार्टी से भी ऊपर से जो तय होगा वो लोग भी उस पर रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का जो है कि जो लोग हमेशा। स्वागत है आपका। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी के चोरगलिया क्षेत्र में आने वाले शेर नाले ने एक व्यक्ति बह गया। बता दें कि जिसकी खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे दानी बंगर गौलापा निवासी त्रिलोक सिंह अपने वाहन से जा रहा था कि अचानक पानी का तेज बहाव आया। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। युवक की बहने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद चोरगलिया थाना पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा युवक की तलाश की जा रही है। मौके पर तहसीलदार हल्द्वानी सज्जन कुमार निरीक्षण और किया गया। बता दें कि एसडीआरएफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्राप्त हुई थी कि एक दानी बंगर निवासी से त्रिलोक सिंह कि वहाँ शेर नाले में तेज बहाव में बह गए हैं। उसके साथ एक व्यक्ति और थे जो कि सुरक्षित हैं। बहे हुए व्यक्ति को एसडीआरएफ की मदद से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से ही टीमें लगी हुई हैं, अभी भी लगातार प्रयास जारी हैं। और सर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ओखलकांडा
ब्लॉक के करीब 800 से अधिक ग्रामीणों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण 2020 से नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि श्रम कार्ड नवीनीकरण की वेबसाइट या पोर्टल जो कोरोना काल से बंद है उसे शीघ्र खोले और जिनकी वजह से ये वेबसाइट या पोर्टल बंद हुआ है उनके नाम शपथ पत्र में माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत है। ओकलकांडा ब्लॉक निवासी अंजू देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ब्लॉक के करीब 800 लोगों के श्रम कार्ड 2017 से बने थे। बता दें कि जिनकी वैधता 2020 में समाप्त हो गई थी। कार्ड का नवीनीकरण हेतु श्रम कार्यालय हल्द्वानी गए तो कोरोना के होने के कारण वेबसाइट बंद की थी, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, ना ही उन्हें कार्डों का नवीनीकरण हुआ। कई बार इस पोर्टल को खोलने के लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने पोर्टल बोर्ड से बंद होने की वजह बताई। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थनाओं की गई तो पोर्टल को शीघ्र ही खोला जाए और उनके कार्डों का नवीनीकरण किया जाए जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।